गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शिवानी एंड वेलकम टू अनंत आईएएस। और आज 30th ऑफ जनवरी का द हिंदू का एडिटोरियल डिस्कशन हम शुरू करेंगे। 4 मेजर आर्टिकल्स हैं आज जो हिंदू में आप देख सकते हैं, उनकी वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इंडियाज कॉल टू मॉडिफाई द इंडस वाटर्स ट्रीटी, जो भी टॉपिक चल रहा है, ये मेंस के पर्पस से इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मैंने इसको पहले भी कहा था कि ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से काफी चीजें से इंपॉर्टेंट बनती है, प्री और मीन्स दोनों से। ठीक है। नाउ कमांड पोस्टिंग फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी, ये जो भी नई एक न्यूज आई थी सुप्रीम कोर्ट ने, जो आर्मी के स्पेसिफिक कर्नल और उसके लेवल की पोस्ट के लिए परमानेंट कमीशन का जो अप्रूवल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसके हवाले से आर्टिकल है, इन्फॉर्मेटरी है, प्रिपरेशन में काम आएगा। और तीसरा है वार्निंग बेल्स, जो भी आप जानते हैं अडानी ग्रुप के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए हैं, उसके हवाले से सेबी की गाइडलाइंस और साथ ही साथ उसका जो इंप्रेशन है स्टॉक मार्केट में, उसको लेकर के ये आर्टिकल है, इन्फॉर्मेटरी है। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट है। और इन नरेगा रिफॉर्म्स प्रायोरिटाइज द वर्कर्स एंड हर ड्यूज, ये तीन राइटर्स ने मिलकर के लिखा है, ऑथर्स ने। और आप जानते हैं कि मनरेगा से जुड़ा हुआ कोई भी आर्टिकल हो, उसमें कुछ एस्पेक्ट को ले ही लेना चाहिए, क्योंकि ये इसकी इंडिया की फ्लैगशिप प्रोग्राम है और उसमें से मीन्स के लिहाज से सवाल बनता है, और प्री के लिए तो इन्फॉर्मेटरी बेसिक हो ही सकता है। ठीक है। तो चारों का अपना अपना सिग्निफिकेंस से शुरू करते हैं। पहले आर्टिकल से फटाफट, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि आज मंडे है और आर्टिकल थोड़े लेंदी भी होते हैं, और आज के आर्टिकल सिग्निफिकेंट भी होते हैं हिंदू के, तो इसलिए थोड़ा लेंदी हो सकता है। ना इंडियाज कॉल टू मॉडिफाई द इंडस वाटर्स ट्रीटी, पहले समझ लेते हैं एक्चुअली क्या सवाल ये आर्टिकल उठा रहा है। सवाल क्या है? वाई हैज इंडिया आस्क्ड फॉर चेंजेस इन 63 ईयर्स ओल्ड ट्रीटी को चेंज करने के लिए इंडिया ने सवाल क्यों उठाया है? ये सवाल है इस आर्टिकल का। दूसरा है व्हाट हैव बीन पाकिस्तान कंसर्न्स रिगार्डिंग द किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और रेटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इसके ऊपर भी जो पाकिस्तान सवाल उठा रहा है, वो सवाल क्या है उनको समझना, और जिसमें किशन गंगा और एयरटेल दोनों प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस है। और व्हाट आर द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन रूल, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने अभी तक क्या डिटेलिंग दी है इसके बारे में, ये भी हम समझेंगे। नाउ द स्टोरी सो फार, स्टोरी क्या है कि अभी इंडिया ने पाकिस्तान को एक लेटर लिखा 25 जनवरी को, एक नोटिस किया। उसमें इंडिया ने कहा है कि हम जो इतनी पुरानी ये ट्रीटी है, 63 साल पुरानी ट्रीटी है, उसके इम्पोर्टेंट आर्टिकल में हमको चेंज करना बनता है। और उन्होंने कहा इंडस ट्रीटी वाटर्स ओइंग टू पाकिस्तान परसिस्टेंट ऑब्जेक्शन, मतलब लगातार जो उनके ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं पाकिस्तान के इस ट्रीटी के होने के बावजूद, इसमें जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं उसके लिहाज से, रिगार्डिंग इंडियाज किशन गंगा एंड रेटल पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, इस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर जो ऑब्जेक्शंस है उसके लिहाज में मॉडिफिकेशन करना जरूरी है। ऐसा इंडिया ने लेटर पाकिस्तान को लिखा है। ये स्टोरी अभी हुई है। नाउ अब समझते हैं ट्रीटी क्या है फटाफट से। इन 1947 द लाइन ऑफ पार्टीशन के बाद से, पार्टीशन जब हुआ और इनके जोग्राफिकल बाउंड्रीज, मतलब इंडिया पाकिस्तान की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज को डिवाइड करने के साथ साथ क्या हुआ, ऑल्सो कट द इंडस रिवर सिस्टम इनटू टू, इसके जो इंडस वाटर सिस्टम है उसको भी दो भागों में बांटा गया। बोथ साइड्स वर डिपेंडेंट ऑन वाटर, समझाते हैं कि दोनों ही जो साइड्स हैं, दोनों ही भागे पानी पे डिपेंडेंट है फ्रॉम इंडस रिवर, क्योंकि जो इंडस रिवर है वो आगे जाकर इंडस रिवर का 5 गंगाओं में डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको हम पंजाब कहते हैं। तो उसका आधा भाग इंडिया के पास है, आधा भाग पाकिस्तान के पास है, जो पंजाब जो जगह बोली जाती है ना, उस इंडस रिवर बेसिन में, टू कीप देयर इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और फंक्शनल एंड देयरफॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन वाज नीडेड। और इस इलाके में जो पानी का ये जो एक्सपेंशन था, जो ये पूरा सिस्टम था, उसको डिवाइड करने की आवश्यकता थी और उस पर डिस्प्यूट होना लाजमी था, इंडिया पाकिस्तान था। Now, in 1951, when both the countries applied to the World बैंक फॉर फंडिंग, 1951 में जब वर्ल्ड बैंक को दोनों ही देशों ने, जब बंटवारे के बाद, दोनों ही नदियों के बंटवारे के, अभी समझेंगे उसको, बंटवारे के बाद 1951 में वर्ल्ड बैंक को लिखा कि हमें फंड चाहिए इरिगेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए फॉर देयर रिस्पेक्टिव इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑन इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। द वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो आपके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको मीडिएट करना चाहिए, इसको सॉल्व करना चाहिए। और उसी के लिए आज से 1960 में ट्रीटी साइन हुई, इंडस वाटर्स ट्रीटी was signed by former Prime Minister Jawaharlal Nehru and President of Pakistan Ayub Khan। ये बेसिक है, ये बहुत स्टैटिक इन्फॉर्मेशन है, ऐसा आईएएस में पूछना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है, पर फिर बीपी के पर्पस से स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमको ध्यान में रखनी चाहिए। एंड द फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, उस समय जो प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, WAB इलेफ, आल्सो साइंड इट, उन्होंने भी इसको साइन किया। ठीक है, इतना क्लियर होता है। ओके, अभी समझते हैं कि की पॉइंट्स क्या है इस ट्रीटी के, व्हाट आर द सम ऑफ इट्स की प्रोविजंस क्या है। तो आप देखिए कि यहाँ पे हमको इस मैप पे हम देखते हैं कि हमको 6 नदियां दिख रही हैं। पहला है इंडस, दूसरा
दूसरा है झेलम, तीसरा है चेनाब, फिर है रावी, ब्यास और सतलज। अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे करके समझाने के पर्पज से, सो आप देखेंगे कि तीन नदियां रावी, ब्यास और सतलज, ये तीनों नदियां कहलाती हैं ईस्टर्न रिवर्स हो गई, और इंडस, झेलम और चेनाब ये तीनों हो गई वेस्टर्न रिवर्स। तो ये आ गई इंडिया के पास, और ये जो ऊपर वाली वेस्टर्न है नदियां वो चली गई पाकिस्तान के पास। ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया नदियों का, ठीक है। यही मेन चीज है। और इसी और जबकि और इसमें लिखा भी हुआ है कि जो जब हम सब जानते हैं कि जो इंडस रिवर का जो ओरिजिनेशन है वो तिब्बत से है, मानसरोवर के पास एक जो बड़ा एक ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिनेशन होता है, और जाकर के वो साउथ ऑफ कराची पे एंड होती है। तो इस तरीके से नदियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बोथ द कंट्रीज टू स्टैब्लिश अ परमानेंट इंडस कमीशन, और साथ ही साथ प्रोविजंस क्या थे कि आप इसके साथ ही साथ एक परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाएंगे, कंस्टिट्यूटेड बाय परमानेंट कमिश्नर फ्रॉम बोथ साइड्स, और दोनों के परमानेंट कमिश्नर से बैठेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही साथ समय के हिसाब से टाइम टू टाइम आप अपनी इसमें फोरम में आप जो अपने इश्यूज को एक्सचेंज करेंगे, और साथ ही साथ रिवर्स एंड एज ए फर्स्ट स्टॉप फॉर द रिजोल्यूशन, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो ये कुछ प्रोविजंस बनाए गए। जैसा कि हमने देखा कि इंडस वाटर ट्रीटी पहले साइन हुई, उसके बाद इसके प्रोविजंस ये सारे हैं कि नदियों का बंटवारा हुआ, और उसी के साथ साथ कमीशन भी बनाया गया, और ये भी कहा गया कि आप इस जो कमीशन बना रहे हैं, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा, उसमें अपनी समस्याओं को टाइम टू टाइम आप डिस्कस करते रहेंगे। The treaty also allows Pakistan to raise objections over such projects being built if it does not find them to comply with the rules. इसमें एक चीज और भी मेंशन करी एनेक्सर डी में, IWT allows India to build, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, इसका पंच लाइन है, इसको मिस नहीं कर सकते, कि इसमें कहा गया कि इंडिया टू बिल्ड रन ऑफ द रिवर, कि इंडिया जो है बना सकती है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर, नदी के साथ बहता हुआ, फ्लो में जाता हुआ, रन ऑफ द रिवर, जहां नदी बह रही है उसके फ्लो में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना सकती है। प्रोजेक्ट्स विच डू नॉट रिक्वायर लाइव स्टोरेज ऑफ वाटर, ध्यान दीजिएगा, जो लाइव स्टोरेज नहीं करता पानी का, और प्रोजेक्ट बना सकती है विच डज नॉट रिक्वायर लाइव स्टोरेज, जिसमें पानी का स्टोरेज का लाइव स्टोरेज का रिक्वायरमेंट ना हो। लाइव स्टोरेज का मतलब आप कहीं होल्ड ना करें उसे। The treaty also allows Pakistan to raise objection, और इस ट्रीटी में ये भी था कि पाकिस्तान इस पे कंप्लेंट या इशू रेज कर सकता है। Now, what are the Pakistan's objections over? अब क्या हुआ जब ये ऐसा हो गया, ये जो घटना घटी, ट्रीटी साइन हुई, उसके बाद पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन क्या किया? सबसे पहले उसने किशन गंगा पे सवाल उठाया एंड रैटल प्रोजेक्ट्स। तो किशन गंगा क्या है? एक ट्रिब्यूटरी है। यहाँ शुरू होता है हमारे सवालात की लाइन। ये सारे के सारे जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, सारा प्री मेंस में पूछा जा सकता है, इसका स्कोप बहुत ज्यादा है, तो ध्यान दीजिएगा। नाउ अब उसने कहा कि जो ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा की ऑफ द झेलम रिवर ओरिजिनेट्स इन JNK। जो किशन गंगा, जो आप ये यहाँ पे देखेंगे, किशन गंगा प्रोजेक्ट ये रहा, और रेटल प्रोजेक्ट जो चेनाब पे बना हुआ वो ये रहा। तो कहा कि जो ट्रिब्यूटरी है किशन गंगा झेलम की, झेलम क्योंकि वो पाकिस्तानी नदी है, राइट। सो एंड ज्वाइंस द रिवर इन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही ज्वाइन होती है। द वर्क फॉर खेप, मतलब जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, स्टार्टेड इन 2007, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने सवाल उठाया विद प्रपोजल टू बिल्ड, इस पे जो प्रोजेक्ट बनाने का प्रपोजल था वो ये था कि हम जो क्या करेंगे, विद द प्रपोजल टू बिल्ड अ डैम ऑन द किशन गंगा, डाइवर्टिंग इट्स वाटर फॉर आवर 330 मेगावाट, उसका जो है हम पानी डाइवर्ट करेंगे, और 330 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट बनाएंगे कश्मीर बांदीपोरा, एंड सेंडिंग इट बैक, और उसको वापस भेज देंगे। हम उसमें बांध बनाएंगे, उसकी पानी को डाइवर्ट करेंगे, और सेंडिंग इट बैक, और वो वापस चला जाएगा, क्योंकि वो जो इलाका शुरू होता है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि हमारे पास ऐसा इंफॉर्मेशन, हमारे पास ये एनेक्सर डी में लिखा था कि रन ऑफ द रिवर पे आप कर सकते हो, तो इसके लिहाज से इंडिया ने स्टेप उठाया। द वर्क ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय 2016, 2016 तक ये प्रोजेक्ट पूरा होना था, जो पूरा नहीं हुआ। साथ ही साथ पाकिस्तान ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन रेज कर दिया, और की ऑब्जेक्शन क्या था? रिगार्डिंग द हाइट ऑफ द डैम, फियरिंग इट वुड मीन इंक्रीज वाटर स्टोरेज फॉर इंडिया, और इन्होंने ये बात बोली कि इसकी हाइट ज्यादा है, और इसके डर से कि इट वुड मीन इंक्रीज वाटर स्टोरेज, और इससे क्या होगा, पानी का जो स्टोरेज वो करेंगे, उससे डर पैदा कर दिया। और इस बात की डर का मतलब ये था कि वहां वो फ्लड इलाका क्रिएट हो जाएगा, वहां पे बाढ़ आ सकती है। आप पानी को स्टोरेज कर रहे हैं, उससे वहां का इलाका इफेक्ट होगा, बाढ़ भी आ सकती है, राइट। पानी का स्टोरेज उस इलाके में इसलिए मना है क्योंकि जो जहां से वहां डाइवर्जन होता है इंडस रिवर का, वो एक फ्लड प्रोन इलाका है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने इस इशू को उठाया।
ना कंसिक्वेंटली इंडिया अग्री टू ऑल्टर द डिजाइन बाय लोअरिंग, और इसके साथ इंडिया ने इसमें डाइवर्जन चेंजेस किए कि हम 97 मीटर्स की जगह 37 मीटर्स कर देंगे। पर 2010 में पाकिस्तान ने स्टेप उठाया और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हेग चले गए। ये 2010 की बात है, मतलब वहां से सबसे उस 60 से लेकर अभी तक ऑब्जेक्शन ही आ रहे हैं इसके ऊपर। दिस टाइम ऑब्जेक्टिंग टू द डाइवर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम किशनगंगा, और इस बार का सवाल था कि अब जब हाइट कम कर दी तो उन्होंने डाइवर्जन को लेकर के सवाल उठा दिया कि आपने किशन गंगा के पानी को डाइवर्ट किया है अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, नाउ द कोर्ट हैज गिवन अ ग्रीन सिग्नल, कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल दिया और फाइनल रूलिंग 2013 में दे दी। उसके साथ ही साथ उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से उन्होंने जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक को अप्रोच किया था 2016 में और 2018 में, फिर उसको उन्होंने उन्होंने उठाया, सवाल उठाया, ऑब्जेक्ट किया डिजाइन को लेकर के, और उन्होंने ये भी कहा कि इनका जो कंस्ट्रक्शन है वो सही नहीं है, जो डैम की साइट है वो वहां पर वो भी सही नहीं है। पर फिर भी उसके साथ ही साथ ये सब चलता रहा और 2018 में इसका इनॉग्रेशन भी हो गया किशन गंगा वाले का। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज एज फॉर इंडियाज 850 मेगावाट रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और जो रेटल वाला प्रोजेक्ट है जो चिनाब पे बना हुआ है, तो इस्लामाबाद हैज रिपीटेडली रेज कंसर्न ओवर इट्स डिजाइन, उसकी डिजाइन को लेकर के सवाल उठाता रहा है, insisting that India would use a project reservoir to create deliberate and artificial water storage or cause flooding in Pakistan। मतलब इसमें उन्होंने वही चीज बोली, इस बार क्लियरली बोली कि इस डिजाइन सही नहीं है, पानी का स्टोरेज आप करोगे और इससे हमारे इलाके में फ्लड का खतरा मंडरा सकता है। और जो फाइनली अब फिर वो कोर्ट चले गए हैं, फिर से उन्होंने वहीं जाके सवाल उठाया है और इस सिस्टर को कट्टरपंथी शब्द का यूज किया है इंडिया ने पाकिस्तान के लिए। ठीक है, नाउ इंडिया सेज दैट डिस्प्यूट ओवर द टू प्रोजेक्ट्स हैज बीन ब्रूइंग सिंस 2015 से ही डिस्प्यूट आगे बढ़ करके आ रहे हैं कि आप देख रहे हैं बराबर ऑब्जेक्शन चले जा रहे हैं, एक लिस्ट बन गई है और ये बनी रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने जब पाकिस्तान के मांगने पर न्यूट्रल एक्सपर्ट का एक अपॉइंटमेंट हुआ था इन समस्याओं को लेकर के, किशनगंगा और रेटल दोनों को लेकर के, कि आप बीच में न्यूट्रल एक्सपर्ट जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से रहेगा, और उसी के और उसके साथ ही साथ नॉट वर्ल्ड बैंक, इट इज बाय आर्बिट्रेशन कोर्ट, राइट। So later in 2016, Pakistan changed its request and requested that the arbitration court should examine the issue. India followed this up by sending its own request to appoint a neutral expert. So neutral expert के लिहाज से उन्होंने जो पॉइंट किया गया था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पर वो भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने फिर से वो कोर्ट चलेगा, तो मतलब एक डिस्प्यूट चले जा रहा है। द पॉइंट इज दिस, टू रिजॉल्व द लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट इंडिया हैज कॉल्ड फॉर द ट्रीटी मॉडिफिकेशन। और अब क्या है कि उन्होंने कहा है कि ट्रीटी को हम पूरा मॉडिफाई करेंगे और इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के आधार पर उसको हम सुलझाएंगे, और जो आपने अभी तक जो एक लाइन चली आ रही है उसको हम ठीक करेंगे। नाउ जिस्ट ये है कि फिलहाल के लिए ऑब्जेक्शन की तरह ही ट्रीट हो रहा है, जब तक पाकिस्तान का रिस्पांस नहीं आता तब तक ये डिस्प्यूट चलता रहेगा। आगे देखते हैं इसमें क्या टर्न आता है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा कमांड पोस्टिंग ऑफ फॉर वुमेन ऑफिसर्स इन द आर्मी। ठीक है, विच सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेड टू द आर्मी ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स। मतलब उन्होंने अब जो फाइनल जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि आर्मी ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स के लिए परमानेंट कमीशन होगा। What are the measures being implemented to ensure adequate training of affected officers? ये दो सवाल इस आर्टिकल में आ रहे हैं, समझते हैं। नाउ स्टोरी क्या है अभी तक कि द आर्मी हैज, इसमें यहाँ पे एक चीज और भी है कि उन्होंने कहा कि परमानेंट कमीशन होगा, तो मतलब क्या आज तक तो हमारी सेना में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन कभी था ही नहीं, और अगर उसके पहले कोई प्रोविजन था तो वो क्या था, वो भी इस आर्टिकल में समझेंगे। Now the story क्या है, आर्मी has stated that the process for selection of women officers to command assignments in the rank of colonel, ये जो प्रोसेस बताया जा रहा है कि महिलाओं का जो सिलेक्शन प्रोसेस है महिला ऑफिसर्स का, जो कमांड असाइनमेंट्स, ये वर्ड याद रखिए, कमांड असाइनमेंट्स में उनको रैंक मिलेगी इन द रैंक ऑफ कर्नल, लोग महिलाओं को अपॉइंट किया जाएगा। ये है मेजर स्टेप टुवर्ड्स ब्रिंगिंग देम एट पार विद देयर मेल काउंटर पार्ट्स। ठीक है, नाउ दिस, और ये हुआ क्या है 2020 के अपने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आगे ले जाते हुए उन्होंने इस बात को कहा, अपहोल्डिंग एन अर्लियर जजमेंट ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन पीसी एज वेल एज कमांड पोस्टिंग, मतलब परमानेंट कमीशन होगा और साथ ही साथ कमांड पोस्टिंग्स भी होंगी महिलाओं की ऑफिसर्स इन ऑल आर्म्स एंड सर्विसेज अदर देन कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब जो फ्रंट पे लड़ाई करने के लिए जो हमारे जवान जाते हैं, कॉम्बैट को छोड़ करके उन बाकी सभी में पोस्टिंग, कमांड पोस्टिंग्स में होंगी और साथ ही साथ परमानेंट कमीशन भी महिलाओं को के लिए बनाया जाएगा। नाउ प्रोसेस क्या है, फिलहाल के लिए थोड़ा इसको डीप में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ अंडरस्टैंड करेंगे जिस इसका
कि अभी तक के लिए जो सिलेक्शन बेस्ड ऑन सिलेक्शन बाय द बोर्ड, द फर्स्ट सेट ऑफ सच पोस्टिंग, और इस नियम के आने के बाद, इस वर्डिक्ट के आने के बाद, सच पोस्ट द फर्स्ट सेट ऑफ सच पोस्टिंग विल इशूड बाय द एंड ऑफ जनवरी, एंड ऑफ जनवरी में पहला इसका इशू आएगा। फर्स्ट सेट ऑफ सच पोस्टिंग 2000 जनवरी 23 तक होंगी, मतलब एंड ऑफ जनवरी। Following judicial intervention, the Army has granted PC to women officers at par with their male counterparts in all arms and services but other than combat arms, which are infantry maybe and mechanized infantry and armored. ध्यान दीजिएगा। तो ये सारी चीजें जो है इसमें, अब सिर्फ कॉम्बैट याद रखिए, कॉम्बैट पे नहीं होंगी महिलाएं, बाकी जो इन्फेंट्री में, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में, आर्मर्ड में, सब में परमानेंट कमीशन होगा। और साथ ही साथ उनका जो है जो शब्द यूज किया है कमांडिंग पोस्टिंग, सॉरी कमांडिंग पोस्टिंग का मतलब कमांडिंग ऑफिसर्स की जो पोस्ट होती है वो भी महिलाओं को अब मिल सकेगी। नाउ व्हाट डू कमांड पोस्टिंग मीन, ये पूछा जा सकता है प्री के पर्पस है, और ये मेंस में भी ये इंपॉर्टेंट है। मेन में सोशल विमेन एम्पावरमेंट में और सोशल इश्यूज में ये आर्टिकल मेंस में उठ सकता है, सवाल बन सकता है। अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल एंड डेंटल स्ट्रीम, ध्यान दीजिएगा ये लाइन इंपॉर्टेंट है, जो समझने के लिए जरूरी है कि इसके पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। अपार्ट फ्रॉम मेडिकल एंड डेंटल स्ट्रीम्स सिंस 2008, मतलब मेडिकल और डेंटल स्ट्रीम्स को छोड़ करके 2008 से द आर्मी हैड ग्रांटेड परमानेंट कमीशन फॉर विमेन ऑफिसर्स इन द एजुकेशन कॉर्प्स एंड जज एडवोकेट जनरल JAG ब्रांचेस वेयर दे ऑलरेडी गो टू द रैंक ऑफ कर्नल। ठीक है, मतलब अभी तक मेडिकल और डेंटल को छोड़ करके 2008 से परमानेंट कमीशन ऑलरेडी है महिलाओं के लिए, जिसमें इन द एजुकेशन कॉर्प्स की लेवल पर और जज एडवोकेट जनरल ब्रांचेस में दे ऑलरेडी गो टू द रैंक ऑफ कर्नल। इन दोनों पोजीशंस पे जो है वो कर्नल की तरह उनको पोजीशन आर्मी दे रही थी, एक्सेप्ट मेडिकल और डेंटल स्ट्रीम्स में। हाउएवर दे आर लार्जली एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट्स, पर जो ये दोनों अपॉइंटमेंट्स थे ये एडमिनिस्ट्रेटिव थे। ठीक है, अनलाइक द रेगुलर आर्म्स एंड सर्विसेज वर कर्नल्स कमांड ऑफिसर्स एंड मेन एंड लेड देम फ्रॉम द फ्रंट। और जो जैसे कि यूजुअली होता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स और कमांड ऑफिसर्स होते हैं मेन में, पुरुषों में, वो फ्रंट पे जाके लड़ाई करते हैं, फ्रंट पे रहते हैं, उसके बदले उनको एडमिन काम या एडमिन अपॉइंटमेंट्स दिए गए थे। अ कमांडिंग ऑफिसर इज अ वेरी कोवेटेड पोजीशन in the army and therein lies its significance in its being opened up for the women। और जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, कई तरह के डिपार्टमेंट में कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लेवल पे है, जिन्होंने कहा मेडिकल और डेंटल पे नहीं देते थे, अब उसमें भी होगा। सो उस केस में उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि इन्फेंट्री में, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में और आर्मर्ड में। ठीक है, और जो अब क्या होगा, सारे लेवल पे जो अभी तक नहीं ओपन थे महिलाओं के लिए, जैसे कि कह रहे हैं कि मेडिकल और डेंटल नहीं था, तो अब ये जो पोजीशन है कमांडिंग ऑफिसर की उनके लिए ओपन हो जाएगी, और ये बहुत ही कोवेटेड, बहुत ही रिनाउंड या मतलब डिजायरेबल पोजीशन होती है। In the past, women were recruited in various arms and services only as a short service commission। और अब उसके पहले क्या था पास्ट में कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में उनका अपॉइंटमेंट था, जहां पर वुड हैव टू लीव सर्विस, जहां उनको 14 साल तक सर्विस छोड़नी पड़ती थी, मच शॉर्ट ऑफ पेंशनेबल सर्विस, जो 20 साल की सर्विस होती है उसमें 14 साल तक के लिए ही उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में हायर किया जाता था। नाउ इन अ लैंडमार्क जजमेंट इन द बबीता पुनिया केस इन February 22, the Supreme Court directed that women officers in the army be granted permanent commission। और 2020 में इस केस को आप रेफर कर सकते हैं, लिख सकते हैं मीन्स राइटिंग में कि बबीता पुनिया केस में उन्होंने पीसी या परमानेंट कमीशन बनाने का आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, एज वेल एज द कमांड पोस्टिंग के लिए भी, इन ऑल द सर्विसेज एंड द कॉम्बैट को छोड़ करके। और उसके साथ ही 2021 का केस है नितिशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये रिकॉग्नाइज किया, held that the army selective evaluation process discriminated against the disproportionately affected women officers seeking PC। मतलब जो इनका डिस्क्रिमिनेशन या डिस्प्रपोर्शन है जो आर्मी का सिलेक्शन प्रोसीजर में या इवैल्यूएशन, सिलेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस में, उसको ठीक करना चाहिए, उसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया। और इसी के चलते उन्होंने कहा विद रिडक्शन इन द एज प्रोफाइल ऑफ CEOs ओवर द कमांडिंग ऑफिसर्स की जो एज होगी, जो प्रोफाइल है, एन ऑफिसर नाउ बिकम्स अ कर्नल आफ्टर अबाउट 16 to 18 years ऑफ सर्विस। मतलब 16 से 18 साल की एज के बाद अब वो कर्नल बन सकते हैं। ये बात बोली, आप ध्यान दीजिए, पहले उनको शॉर्ट सर्विस कमीशन में 14 साल में ही
उनकी एज कंप्लीट हो जाती थी जॉब की, मतलब जो उनकी पोजीशन थी। अब उन्होंने कहा कि द एज प्रोफाइल ऑफ सीईओ कमांडिंग ऑफिसर की क्या होगी, ओवर द ईयर, सालों में एन ऑफिसर नाउ बिकम, एक ऑफिसर जो है वो बन सकता है कर्नल आफ्टर अबाउट 16 to 18 ईयर्स, 16 से 18 साल की उम्र में कर्नल बन सकता है। इसको उन्होंने बैलेंस किया इस बात को समझ करके कि महिलाओं का जो पोजीशन है आर्मी में वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी है और डिस्प्रोपोर्शनल तरीके से उनको हायरिंग की जा रही है, उनका एज का इश्यू रहता है, तो इसको कवर अप करने की सुप्रीम कोर्ट ने ये लाइन भी मेंशन करी 2021 में। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, अब आगे क्या होगा? ऑल वुमेन ऑफिसर्स वर ग्रांटेड पीसी आर अंडरगोइंग स्पेशल ट्रेनिंग, उनको अलग अलग बहुत स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। परमानेंट कमीशन के अंदर जो महिलाएं आएंगी उनको जो अपॉइंट किया जाएगा, कोर्सेज एंड असाइनमेंट टू एम्पावर देम फॉर हायर लीडरशिप रोल्स, उनको ट्रेनिंग मिलेगी, असाइनमेंट मिलेगा, उनको एम्पावर किया जाएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम लास्ट ईयर 5 women officers have cleared the defense service staff course and defense service technical staff course which is held annually in the month of September। और इन्होंने कहा लास्ट ईयर 5 महिलाओं ने women officers ने ये जो टेस्ट है इनको क्लियर भी किया है। द 5 WOs will undergo a 1 year कोर्स, और 1 साल का कोर्स उनको कराया जाएगा विच विल गिव देम एडिक्वेट वेटेज व्हाइल बीइंग कंसिडर्ड फॉर कमांड अपॉइंटमेंट्स। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर अब करा जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी प्रॉपर, ताकि वो आगे चल के अच्छे परफॉर्मेंस कर सके। तो जिस्ट ये है कि ये बहुत रिमार्केबल जो है वर्डिक्ट है, और इसको चलते आप दोनों सब केसेस का मेंशन कर सकते हैं। मेंस राइटिंग में आप जानते हैं कि जुडिशरी और लॉ से जुड़ा हुआ या कॉन्स्टिट्यूशन जुड़े हुए सवालों पे ये सब केस स्टडीज लिखना जरूरी होता है, तो मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट है, और प्री के लिए भी कुछ चीजें बन सकती हैं। ओके, ना थर्ड आर्टिकल है वार्निंग बेल्स। वार्निंग बेल्स का मतलब है कि सेबी के लिए कुछ वार्निंग बेल्स हैं, जहां पे हम सब समझ रहे हैं, हमने देखा है, हमने इस पे मैंने एक अलग से केस स्टडी भी बनाई है अडानी ग्रुप पे, आप उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप देख सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि जीएस3 में हमारा जो स्टॉक मार्केट या उससे रेगुलेशन जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं, जो फ्रॉड होते हैं स्टॉक मार्केट में जुड़े हुए, जैसे केतन पारेख हो गया आपका सेबी, उसके साथ ही साथ पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं, उसके लिहाज से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ जो मैंने इस पे डेडिकेट वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। ये आर्टिकल कहता है इंडियाज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मस्ट इन्फ्यूज कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टर्स, मतलब अब ये समय आ गया है कि सेबी को जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है या सेबी है उसको इन्वेस्टर्स के ट्रस्ट गेनिंग के लिए कॉन्फिडेंस इन्फ्यूज करना चाहिए मार्केट में। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अगर सेबी के होते हुए इतने बड़े, अभी तो एलिगेशन लगा है सिर्फ, प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आपके होने का फायदा क्या है? क्योंकि जब भी हम पढ़ते हैं कि कोई भी फ्रॉड हुआ तो लोग कहते हैं सेबी क्या कर रहा था, तो सेबी वाकई क्या कर रहा था, ये सवाल उठा रहा है ये आर्टिकल। द लेटेस्ट स्टॉक मार्केट gyration induced in large measure by the stock route in the leading infrastructure and commodities intensive conglomerate, the Adani Group, over the last two trading sessions last week has cast the spotlight back on India's regulatory environment। मतलब जो एलिगेशन लगे उसके बाद अडानी ग्रुप के ऊपर जो सवाल लगे उससे मार्केट क्रैश किया, मार्केट में बहुत सारे लोगों का पैसा डूबा, और इसके साथ ही साथ कुछ सवाल उठ करके सामने आए कि हमारा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट कैसा है। Now, the highly leveraged group's market troubles in the wake of US-based short sellers, जो शॉर्ट सेलर है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे ये चीजें उठाई गई। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि अडानी एक बड़ा ग्रुप है हमारे देश का, उसके साथ साथ उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पैसा और साथ ही साथ स्टेट ओन्ड LIC का भी पैसा उसमें इन्फ्यूज है और उसमें लगा हुआ है एज ए नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर, SBI का भी, और साथ ही साथ LIC जो है वो नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर है जिसने अडानी में पैसा लगाया हुआ है। बट आज की जो एक न्यूज आई है उसमें लिखा है कि LIC अभी भी उसमें पैसा इन्फ्यूज कर रहा है, तो वो अलग कहानी है। पर इससे क्या होता है कि जब इस तरह का इंस्टेंस होता है जहाँ LIC का पैसा है, SBI का पैसा है, जो सरकारी उद्यान है उनका पैसा है, तो एक तरीके की फाइनेंशियल सेक्टर की स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन उठता है कि अगर ये सारी संस्था इतने बड़े ग्रुप में पैसा लगा रही हैं और उनके अंदर ऐसी कोई अगर इलीगल स्टेप्स होते हैं उस कंपनी के अंदर, तो इनकी वायबिलिटी और हमारे देश की फिजिबिलिटी, जो स्टेबिलिटी की बात होती है, वो कहाँ से केटर होगी। Now, and while a media report citing sources that the सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, had stepped up scrutiny, और सेबी ने स्क्रूटनी के लिए भी बोला है कि हम स्क्रूटनी करेंगे अडानी ग्रुप्स की बुक्स का। नाउ इसके साथ ही वो कह रहे हैं कि जो कॉन्ग्लोमरेट है, जो ये पूरी कॉन्ग्लोमरेट का मतलब कई कंपनियों से मिलकर के एक जो कंपनी बनती है उसे कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट। Now, conglomerate itself has rubbished the short sellers allegation, जबकि अडानी ने कहा है कि हम जो उनके ऊपर क्वेश्चन उठाए गए हैं
हिंडनबर्ग की तरफ से। उसको उन्होंने कहा मेलाफाइड है, उन्होंने गलत इंटेंशन उठाए हैं और उनका अभी एफपीओ आने वाला था, उसकी पहले ही रिपोर्ट आई है, तो मतलब उनके इस एफपीओ को गिराने के लिए साजिश की गई है, ऐसा उन्होंने कहा है। उस पर अभी वो लीगल एक्शन लेंगे। तो इसको मेंशन कर रहे हैं। तभी देखिए आप इस आर्टिकल में कहीं पे भी कंपनी का नाम नहीं लिखा है, इस आर्टिकल में सिर्फ कॉन्ग्लोमरेट कहा गया है, क्योंकि किसी ऐसे नाम लिखने से एक कंपनी को हाइप मिलती है। सिर्फ एक बार अडानी ग्रुप लिखा है बस, ठीक है। तो इस आर्टिकल में बहुत चालाकी से सारी बातें कही गई हैं, विच इज वेरी गुड। So notwithstanding the how the conglomerate might move to address the concern। अब देखने वाली बात है कि वो एक्चुअली वो कैसे कंसर्न, जो क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में जाएंगे, तो अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट भी तो आप पे सवाल उठाएगा ना कि आपके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं उसको प्रूव करिए कि वो गलत है। तो सवाल दोनों तरफ से है ना। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि स्कोप है सेबी और आरबीआई के लिए कि जो ये चीजें हो रही हैं, जो कॉन्टेजियस हैं और जिसके ऊपर एक तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पे आ रहा है, उसको उसको एड्रेस करे, और साथ ही साथ जो सिस्टम कॉन्टेजियन है, जो चीजें बढ़ रही हैं ब्रॉडर लेवल पे, उसको भी एड्रेस करे, वरना टाइम से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और जो ट्रस्ट होता है इन्वेस्टर का स्टॉक मार्केट में वो भी उड़ जाएगा। नाउ इसके साथ ही साथ जो हमारा आप देख रहे हैं कि इवन ग्रांटिंग दैट द ग्रुप्स स्टॉक डू नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस और वेट ऑन द मेजर बेंचमार्क स्टॉक इंडाइसेस। जो अगर आपने जो लोग मार्केट को स्टडी करते हैं वो समझते हैं इसका मतलब क्या है कि प्राइवेट इक्विटी रिसर्च हो गए, साथ ही साथ जो आप एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स हैं और साथ ही एलआईसी जो है, ये सब मिलकर जो इनका इन्वेस्टमेंट किसी कंपनी में होता है, ये सब मिलकर के एक बड़ा इन्वेस्टमेंट रिजीम बनाते हैं। जैसे कि ये की पिलर्स हैं कंट्री के, जो हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में की पिलर्स क्या हैं, बैंक्स हैं और साथ ही साथ हमारा एलआईसी हो गया। ये सारे हमारे एक बड़े इन्वेस्टर्स हैं हमारे देश के। तो अगर इस घटना से कोई डाउन प्ले कंसर्न होता है, कोई डाउन प्ले दिखाया जाता है, तो वो मेजर स्टेट ओन्ड फेलियर माना जाएगा, उसको एड्रेस करना चाहिए। साथ ही साथ जो पीएसयूज लेंडर्स है, मतलब जो बैंक्स है हमारे पीएसयू के, जो सरकारी बैंक है, वो जो लेंडर्स हैं, इतनी बड़ी कंपनी में पैसा लगाते हैं, हम सब जानते हैं कि इनको लोन दिया जाता है कंपनीज को, एक अच्छे अच्छे इंटेंशन के लिए दिया जाता है कि वो आगे बढ़ करके आएंगे, कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं। अडानी ग्रुप ने बहुत अच्छा ग्रो किया है, बहुत पैसा अपने हमारे इन्वेस्टर्स को दिया भी है। साथ ही साथ एक न्यूज ये भी है कि उन्होंने आज तक जितना भी लोन लिया है बैंक से, वो सारा पे ऑफ भी किया है, कोई पैसा उनका अभी बैंक का मरा नहीं है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो एलिगेशन लगते हैं तो लोगों का ट्रस्ट तो हटता ही है, क्योंकि आप हम न्यूज की माने तो 90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ 2-3 दिनों में, सिर्फ न्यूज के आने के बाद अडानी ग्रुप को। सो इससे जो ये 90,000 करोड़ रुपया सिर्फ उनका खुद का तो नहीं है ना, इन्वेस्टर्स का भी है। तो पब्लिक ट्रस्ट की जो बात होती है उसको ध्यान में रखते हुए भी ये चीजों को हैम्पर करता है, उसको एड्रेस करने की बात ये आर्टिकल कह रहा है। Now, regulators could also enhance credibility in India as an investment destination by tightening not just listing requirement but also crucially the enforcement action in case of egregious breaches of the law। मतलब वो कह रहे हैं कि सिर्फ लिस्टिंग जो होती है ना कंपनी की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसकी लिस्टिंग जो स्टॉक एक्सचेंज में होती है, उनके नियमों को टाइट कर, सिर्फ उन्हीं की लिस्टिंग को पूरा करने के नियमों की बात की पूरा ना हो, साथ ही साथ और भी नियमों को सख्त बनाना चाहिए। क्योंकि ये जो जितने ये फ्रॉड है अगर प्रूफ होते हैं और इकोनॉमी पे आगे बढ़ते हैं, तो आगे चल के जैसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, फाइनेंशियल क्राइसिस 2007 और 8 हुआ था, जिसमें लीमन ब्रदर्स बैंकरप्ट हो गए थे। तो इस तरह के क्राइसिस भी आगे बंद करके चलते हैं। मतलब अगर आप अभी उनको नहीं रोकेंगे ना, तो ये बड़े क्राइसिस का रूप भविष्य में ले सकते हैं। एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो है 90 में हुआ, साथ ही साथ 7 और 8 का जो डिप्रेशन था, रिसेशन था, जिसमें लीमन ब्रदर्स जो है बैंकरप्ट हुए थे, वो भी एक तरीके का लोन बबल था। तो उसके लिहाज से भी ये समस्या आगे बढ़ सकती हैं। As the time when the India holds G20 presidency, authorities must ensure the regulatory framework is seen is nothing less than the best light। मतलब वो कह रहे हैं G20 की प्रेसिडेंसी भी हम कर रहे हैं, तो उससे हमारी रेपुटेशन, इमेजिंग, बहुत सारी चीजें दूसरे देशों में जाती हैं। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का ये दायित्व है, या फिर उनको ऐसा कुछ करना ही चाहिए जिससे सब चीजें ना हो और उनका बेस्ट जजमेंट हो सके। अब कोई कहेगा कि सेबी क्या कुछ कर ही नहीं रहा होगा, सेबी करता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे क्या है कि बीइंग अ वॉच डॉग और क्या चीजें और हो सकती हैं, ये आर्टिकल उठा रहा है। ठीक है, नाउ सेबी क्या है वो देख लेते हैं। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वाज फाउंडेड इन 1988 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेबी वाज इन स्टैच्यूटरी पावर 1992, मतलब बना तो 88 में था, लेकिन 92 में इसको स्टैच्यूटरी पावर्स दी गई।
और सेबी जो है रेगुलेटर है फॉर द सिक्योरिटीज एक्सचेंज, फॉर सिक्योरिटीज इन द मार्केट। जो भी स्टॉक मार्केट आप देखते हैं उसको, उसका वॉच डॉग है, उसको ऊपर से बैठ के गवर्न करता है, उसकी समस्याओं को सॉल्व करता है। सेबी एक्टिव तो बहुत है, आजकल बहुत एक्टिव है, लेकिन ये जो घटना हुई है इससे एक नई पिक्चर सामने आती है। ना पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी क्या है? टू डेवलप एंड रेगुलेट द सिक्योरिटीज मार्केट। इसका मेन पावर है कि रेगुलेट करना, उसके साथ है एक्टिविटीज को रेगुलेट करना। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब इन्वेस्टर्स की और सिक्योरिटीज मार्केट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सुप्रीम या प्राइमरी पावर है सेबी का, ठीक है। टू ओवरसी द एडमिनिस्टर रेगुलेशन एंड अदर इनएक्टमेंट रिलेटेड टू सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है, उनको देखना, उन पे रेगुलेट करना। और पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी सेबी के पास है, जैसे कि उन्होंने कहा कि हम स्क्रूटनी कराएंगे अडानी ग्रुप के बुक्स की, तो ये पावर है सेबी की, जो वो स्क्रूटनी भी, इन्वेस्टिगेशन भी करा सकता है। नाउ उसके साथ हम ये भी देख लेते हैं, ये स्टडी, ये मैंने कुछ रिसर्च किया है आपके लिए, कि जानने के लिए कि 92 जब से सुप्रीम अथॉरिटी मिली है, स्टैच्यूटरी पावर मिली है सभी को, तब से क्या हमारे देश में कोई फ्रॉड हुआ ही नहीं है? ऐसा नहीं है। आप देखिए, हर्षद मेहता स्कैम हुआ 92 में, सीआरबी स्कैम हुआ 96 में, और ये सारे कैपिटल मार्केट के स्कैम है। केतन पारेख हुआ 2001 में, इसमें तो मूवी बन चुकी है। हर्षद मेहता पे भी बहुत डिस्कशन कई बार हो चुका है, मूवीज ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन मूवीज में भी। और साथ ही साथ यूटीआई स्कैम, जो लोग नहीं जानते स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, 2001 ही में हुआ। ये आपका है हैवी इन्वेस्टमेंट केतन पारेख, केटन का शेयर में, ये उसका कनेक्टेड फ्रॉड ही मानिए। 2092 के बाद जो हर्षद मेहता का जो कैपिटल मार्केट का फ्रॉड हुआ, उसके बाद 2001 में ये फ्रॉड खुला। सत्यम का स्कैम, जिनमें बुक्स में चेंजेस किए थे, जो ये फॉल्स डिस्क्लोजर है। अगर आप ध्यान दें कि अडानी ग्रुप का जो फ्रॉड है, अगर प्रूफ होता है, फ्रॉड अभी है नहीं, अगर ये चीजें प्रूफ होती हैं तो ये लगभग इसी तरीके का फ्रॉड बनेगा, कुछ परसेंटेज, क्योंकि 2009 में जो ये फ्रॉड हुआ था सत्यम का, जिनकी कंपनी का नाम था सिफी, जो एक ब्रॉडबैंड कंपनी हुआ करती थी, उसमें क्या था कि उन्होंने भी अपनी बुक्स में कुछ गलत डिस्क्लोजर किया था, अपनी बुक्स की वैल्यूज को बढ़ा चढ़ा के दिखाया था। सहारा स्कैम हुआ 2009 में। उसके बाद पीएसीएल फ्रॉड हुआ पॉन्जी स्कीम्स को लेकर 2014 में। को लोकेशन स्कैम हुआ हमारा 2015 में, ठीक है। और शारदा चिट फंड, हम सब जानते हैं, शारदा पोंजी स्कीम का जो फ्रॉड हुआ वो हुआ 2013 में। मतलब ये लिस्ट है, और ये लिस्ट मुझे मिली है एंजल वन से। एंजल वन एक स्टॉक ब्रोकर वेबसाइट है, उस पर आप जाके ट्रेडिंग अकाउंट बना के शेयर्स बाय परचेज और बाय सेल करते हैं, उनका ये डेटा है। तो मतलब हम ये समझ रहे हैं कि ये जीएस3 में ये सवाल उठ सकता है कि 92 में सेबी के पावर में आने के बाद, स्टैच्यूटरी पावर मिलने के बाद भी एक लिस्ट तैयार है फ्रॉड्स की या स्कैम्स की। ऐसा क्यों है? इसका मतलब क्या सेबी की पावर्स पूरी तरीके से ठीक नहीं है, या वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा, या कुछ और कदम उठाने की जरूरत है? तो एक एनालिटिकल क्वेश्चन इसके ऊपर जीएस3 में मुझे लगता है बन सकता है, आप उसकी प्रिपरेशन करते चलिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा नरेगा के ऊपर। नरेगा पे भी 3 लोगों ने मिलकर आर्टिकल लिखा है, काफी इंफॉर्मेटिव है। वो कुछ चीजें उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरेगा रिफॉर्म्स के लेकर के, रिफॉर्म्स तो चल ही रहे हैं, चलते रहते हैं। नरेगा एक ऐसी चीज है कि रिफॉर्म्स और फेलियर तो होते ही रहते हैं, और उसके चलते चलते नई चीजें भी जुड़ती रहती हैं। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि जियो टैगिंग को लेकर के इलेक्ट्रॉनिक स्टैंपिंग, मतलब अटेंडेंस की बात है, वो एक नई चीज रिफॉर्म आ गया उसके अंदर ना। प्रायोरिटाइज द वर्कर एंड हर ड्यूज, वो कह रहे हैं कि जो पेमेंट का इशू है ना, उसको प्रायोरिटाइज करिए और उनके ड्यूज को क्लियर करिए, क्योंकि जो काम के बदले पैसा नहीं मिलेगा तो कौन काम करेगा। और ये इससे क्या होगा, ये जो पॉलिसी है, जो स्कीम है, ये फेल की तरफ आगे बढ़ सकती है शायद। रिफॉर्म्स द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट एट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फिस्कल एफिकेसी अलोन फोकस वुड बी अ फ्लॉ। ये कह रहे हैं पहली लाइन में कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे और पैसे की उपलब्धता के आधार पे, एफिकेसी के आधार पे, अगर आप चाहें कि मनरेगा 100% सक्सेसफुल हो जाए, तो वो चीज गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें कई सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे ध्यान देना जरूरी है। Most recent concern of the central government is over the program regressive spending pattern
वेयर पुअरर स्टेट स्पेंड लेस नरेगा फंड्स देन द बेटर ऑफ फंड। तो मतलब क्या है कि जो अभी की जो घटना है, जहां पे जो गरीब स्टेट्स हैं वो नरेगा की फंडिंग कम कर रहे हैं, कम पैसा दे पा रहे हैं बतौर उन स्टेट्स के जहां पे पैसा ठीक तरीके से अवेलेबल है। तो ये इससे क्या है, पुअरर स्टेट्स स्ट्रगल मोर टू अडेप्ट व्हेन कंपेयर टू दोज हु आर बेटर ऑफ। मतलब जो गरीब स्टेट्स हैं जहां पे काम लोगों को मिलता है लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाता, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, वो स्टेट्स स्ट्रगल कर रहे हैं, जिससे जो जील है लोगों के काम करने का वो भी खत्म होता है। साथ ही साथ जो आपका एक प्रशासनिक ढांचा है उस पर भी सवाल उठता है कि क्या रिफॉर्म और किए जाएं। As if on cue, a committee to suggest reform have been constituted instead of listening the long-standing demands of workers and their collectives। वो कह रहे हैं कि इन चीज को एड्रेस करने के लिए कमेटी बनाए और फिर वो सजेशन रिफॉर्म करे। उसके उसके साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं जो हमें देख लेनी चाहिए। नरेगा इज अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज इट्स मोस्ट बेसिक डिजाइन की जो बेसिक डिजाइन है इस पॉलिसी की, जो प्रिंसिपल्स हैं हैव बीन फॉरगॉटन, वो भूले जा चुके हैं और या फिर विलफुली इग्नोर कर दिए गए हैं। वो क्या चीजें हैं वो भी देखेंगे। वी रिमाइंड द कमिटी ऑफ दिस सिंपल मैसेज, और ये चीजें इन चीजों को वो हाईलाइट कर रहे हैं तीनों तीनों ऑथर्स मिलकर के। आर्टिकल कहता है कि हमें कुछ ऐसी चीजें, ऐसी वायलेशंस को एड्रेस करना चाहिए जिससे जो लोग काम करते हैं नरेगा स्कीम के अंदर, उनके इंटाइटलमेंट्स को जगह मिले, उनको टाइम से जो चीजें इंटाइटल हैं वो मिले। इंटाइटलमेंट का मतलब होता है जो आप जिसके लिए बने हैं, आपका जो अधिकार है वो आपको मिले। तो सबसे पहली चीज कहता है कि आप उनके एड्रेस करें क्या, वेज पेमेंट को, जो वेज पेमेंट है उसको एड्रेस करें। क्यों? 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार, द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट वेजेस वर पेड ऑन टाइम, कॉलिंग द एक्ट ऑफ मेकिंग वर्कर्स वेट फॉर वेजेस फॉर मंथ्स एज इक्वल टू फोर्स लेबर। मतलब अगर आप जबरदस्ती किसी से काम करा रहे हैं, मतलब आप काम करा रहे हो पैसा नहीं दे रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो वो एक तरीका का फोर्स लेबर माना जाता है कि काम तो आप करवा रहे हो पर पैसा नहीं दे रहे। 2016 में कहा था। तो ये सबसे प्राइमरी चीज है जहां पे उनकी वेज पेमेंट साइकिल को आप ठीक करें। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सरकार ने कह दिया कि सेंटर से पैसा आएगा तो सीधे उनको मिल जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट से मिल जाना चाहिए, नहीं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हमें 2 स्टेज साइकिल्स को मेंटेन करना चाहिए, जहां पे हमें और भी ऑफिसर्स को या और भी लोगों को इस सिस्टम में लाना चाहिए जिससे उनकी पेमेंट टाइम से डिसबर्स हो जाए। दिस डज नॉट इवन इंक्लूड अ सीरीज ऑफ डिलेज भी नहीं होंगे। और साथ ही साथ जो प्राइवेट, इन कंट्रास्ट द प्रोसेसिंग ऑफ लोन्स फ्रॉम प्राइवेट बैंक इज डन इन फ्यूअर स्टेप। मतलब अगर हम चाहें कि सेंटर के ही डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम को लेकर के वेज पेमेंट साइकिल को हम ठीक करें तो हम इसको स्टेप्स में करेक्शन कर सकते हैं और साथ ही साथ उनकी पेंडेंसी को भी खत्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि सिर्फ सेंटर की जिम्मेदारी नहीं रह जाएगी, स्टेट की गवर्नमेंट भी आकर के इसमें स्टेप उठाएं और उनको सपोर्ट करें कि टाइम से उनको पैसा मिले। ठीक है, तो ये अगेन से वही चीज आ गई ना, सेंटर स्टेट की कनेक्शन की बात आ गई, सेंटर स्टेट की पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात आ गई। तो वो ये कह रहे हैं फॉर इंस्टेंस 7 और मोर फंक्शनरीज, मतलब और फंक्शनरीज को बीच में जोड़ा जाए जिससे कि पेमेंट डिले ना हो और प्राइवेट बैंक्स भी प्राइवेट बैंक इज डन द फ्यूअर स्टेप्स, और प्राइवेट बैंक्स में के लोन से लेकर के कुछ और स्टेप्स जोड़ करके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। अब ये पिक्चर मुझे आईडीआर से मिली है जिसमें बता रहे हैं कि जनवरी 2020 से फरवरी 2020 तक का 8 फरवरी 2020 तक का डेटा है। इसमें वो बता रहे हैं कि वेज पेमेंट पेंडिंग कितने कितने स्टेट्स का है। तो आप देखिए, स्टार्टिंग आसाम से करते हैं, 55% यहाँ पे पेंडिंग है, गुजरात में 85% और मिजोरम में 99%। ये 2020 का ही पूरा डेटा है। परसेंटेज ऑफ वेज पेमेंट्स पेंडिंग फ्रॉम द सेंटर टू द स्टेट्स, और ये सरकारी वेबसाइट से लिया गया, आईडीआर ने छापा अपनी वेबसाइट पे, आप भी डबल चेक कर सकते हो। आप देखो कि 99%, मतलब जो पैसा 99 का मतलब ऑलमोस्ट पूरा ही पेंडिंग चल रहा है। तो इस सिचुएशन में कोई भी वर्कर है जो, क्योंकि हम जानते हैं कि मनरेगा एक डिमांड डिराइव्ड पॉलिसी है, जितना जैसे जैसे काम आएगा वैसे वैसे आपको काम मिलेगा। उस केस में जब काम की अवेलेबिलिटी 12 मंथ्स की नहीं है, मतलब कभी काम होता है कभी काम नहीं होता है। तो अगर किसी ने 6 महीने काम किया और वो भी आपने पेंडिंग डाल दिया तो पूरे साल वो इंसान क्या खाएगा? तो उस केस में इसको जल्दी से केटर करना जरूरी है, क्योंकि इसमें गरीब वर्कर्स जो होते हैं उनको बहुत दिक्कत पेश आती है, आएगी ही। नाउ द सेकंड वो चीज बता रहे हैं कि स्ट्रेंथन इम्प्लीमेंटेशन कैपेसिटीज, मतलब आप खर्चे कम, एक्सपेंडिचर्स कम करने के बजाय एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ाइए। मतलब इनकी जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में स्टेट गवर्नमेंट्स को हेल्प करनी चाहिए। और ये पिक्चर बताता है कि एसडीजी के ये सारे जो गोल्स है ना, ये मनरेगा की पॉलिसीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जोड़ते हैं। क्यों? मनरेगा कंट्रीब्यूशन टू एसडीजी, मतलब
Goal number 1, poverty. Goal number 2, zero hunger. Goal number 3, good health. Goal number 4, quality education. Goal number 5, gender equality. Goal number 8, decent work and economic growth. गोल नंबर 9, इंडस्ट्री इनोवेशन. और गोल नंबर 10, रिक्वायर्ड इनइक्वालिटीज. मतलब ये भी आप जीएस 1 में और जीएस 3 में इसको यूज कर सकते हैं, जहां पे ये सारे गोल्स इस बात की तरफ हाईलाइट करते हैं कि मनरेगा कितना सिग्निफिकेंस रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है हमारे देश में. द स्टेट्स विच आर स्पेंडिंग मोर आर इम्प्लीमेंटिंग द प्रोग्राम बेटर बिकॉज दे हैव बेटर कैपेसिटी as several studies including. obviously सारा खेल तो पैसे का ही है ना. तो जो स्टेट ज्यादा पैसा दे पा रहे हैं वो ज्यादा अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट भी कर पा रहे हैं और लोगों की कैपेसिटीज का यूज भी कर पा रहे हैं. क्योंकि मनरेगा जो है वो रूरल एरियाज में ज्यादा अच्छा काम कर पाता है अगर वर्कर्स को टाइम से पैसा मिले. और ये सरकारी पॉलिसीज में भी ज्यादा अच्छे से काम कर पाते हैं इनके वर्कर्स. अगर आपको सरकारी चीज, कहीं खुदाई होनी है, कहीं डैम बनना है, कहीं आपको ब्रिज निकालना है, कहीं आपको नदी के किनारे सफाई करानी है, तो ये सारे मनरेगा वर्कर्स वहां काम करते हैं. और अगर आप उनको पैसा देंगे तो आपको वो टाइम से टाइम आपको काम करके देंगे. साथ ही साथ उनकी कैपेसिटीज को आप जो 100% कैपेसिटी को भी आप यूज कर सकते हैं. साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि SC ST का भी की फैमिलीज में मनरेगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. क्योंकि जो SC ST फैमिलीज, अगर आप याद हो कि ये वल्नरेबल ग्रुप में आते हैं. वल्नरेबल ग्रुप का मतलब होता है जो आसानी से दिक्कत में आ जाए, हर्ट हो जाए. तो ये वल्नरेबल ग्रुप का हिस्सा है, VG. तो अगर ये जो ग्रुप है, अगर इनकी लाइफ को प्रमोट करने में मनरेगा हेल्प करता है, तो आप इनको जो पॉलिसीज हैं इन तक पहुंचाने में भी इनकी हेल्प करिए. फॉर इंस्टेंस, पंचायत, ब्लॉक्स एंड डिस्ट्रिक्ट वर एम्प्लॉयमेंट ऑफ SC ST फैमिलीज इज लोअर देन देयर प्रोपोर्शन इन द पॉपुलेशन मस्ट बी आइडेंटिफाइड. ये पिक्चर मुझे मिली है गूगल से, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि ST और SC का मतलब ट्राइब्स और कास्ट दोनों का अगर आप देखें कि नंबर्स गिर रहे हैं. ठीक है, जो रेड वाला पार्ट है वो नंबर ऑफ परसेंटेज का है, नंबर ऑफ परसेंटेज और पार्टिसिपेशन. तो पार्टिसिपेशन पूरा है पर नंबर ऑफ परसेंटेज जो है वो गिर रहे हैं. उसमें भी आप देखेंगे शेड्यूल कास्ट का भी गिर रहा है. तो वो कह रहे हैं कि आप उनकी कंट्रीब्यूशन को बढ़ाइए. जो ये लोग मार्जिनलाइज हैं, मतलब हाशिए पे जो लोग हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन को कम होने के बजाय इनको बढ़ाने का काम करिए. और साथ ही साथ जब ये बढ़ेगा, ऑब्वियसली स्टेट्स का काम है पैसा दिलवाना, पर जब उनकी अवेयरनेस बढ़ेगी तो इनकी कैपेसिटी को भी आप यूज कर सकते हैं अच्छे एक्सटेंट तक. क्योंकि सिर्फ आपका काम पैसा ही पहुंचाना नहीं है, इम्प्लीमेंट करना भी सरकार का काम है. Now, the online management information system of NREGA can flag areas where elements are violated instead of being used as a tool by bureaucrats, centralize and control things. वो कह रहे हैं कि जो ऑनलाइन मैनेजमेंट सिस्टम है ना, जहाँ पे आप जियो टैगिंग कर रहे हो, अटेंडेंस ले रहे हो ऑनलाइन, उससे क्या हो रहा है कि एक्चुअली दे कैन फ्लैग एरियाज वेयर इंटाइटलमेंट्स आर वायलेटेड. इंटाइटलमेंट्स उनके वायलेट किए गए, मतलब उनको उनके हक अधिकार नहीं मिले, इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड एज अ टूल बाय ब्यूरोक्रेट्स. और वो जो ये टूल की तरह यूज किया गया ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा. तो ये तो हम सब जानते हैं कि हम जब भी हम स्वराज की बात करते हैं, हम म्यूनिसिपैलिटीज के अधिकार की बात करते हैं, ग्राम पंचायत की बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेट्स और स्टेट का कंट्रोल ज्यादा हो जाता है. वहां की सरकार जो स्वाधीन शासन है उसका कंट्रोल कम हो जाता है. तो वही चीज यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है नरेगा का बताता है कि उनके इंटाइटलमेंट्स का हनन किया गया, उनको मिले ही नहीं उनके अधिकार. तीसरी बात वो कह रहे हैं, रन द प्रोग्राम लाइक अ डिमांड बेस्ड लॉ. तो डिमांड बेस्ड लॉ की तरह तो है ये स्कीम. ये स्कीम सिर्फ स्कीम नहीं है, मतलब जरूरत के हिसाब से आप काम दें, उसी के आधारित जो नियम है उसको फॉलो करें. और स्टेट गवर्नमेंट आर अनेबल टू इंश्योर द फुल पोटेंशियल ऑफ नरेगा. जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रही, उनको करना चाहिए. ये पिक्चर दिखाती है, मुझे रिसर्च गेट से मिली है, जहां पे वो 2008, 9 और 14, 15 के बीच में दिखाते हैं कि SC ST या कॉका कंपैरिजन का जो नंबर्स है वो कैसे हैं. ये वैसे भी महाराष्ट्र की ही पिक्चर है, वहां की जगह रीजन्स की है. आप देखिए SC कंट्रीब्यूशन 8 में 6.6 और 2015 में 3.6. सिर्फ एक का नंबर देखते हैं. फिर आप देखिए 25.89, 13.61. फिर देखिए 14.57, 7.21, 23.69 और 14-15 में 12.53, 21.04, 10.23. मतलब अभी देखिए अदर्स का हम छोड़ दें, सिर्फ हम SC का ही कवर करके देखें तो आप कितना बड़ा चेंज है, नंबर्स कम हुए. नाउ ST में 41, 34, 10, 4, 27, 16, 21, 14, 20, 14. ये सिर्फ एक स्टेट का है, ये पूरा ये महाराष्ट्र का ही डेटा हम देख रहे हैं सर. तो कंट्रीब्यूशन जो है वो धीमे धीमे गिरा है.
SC ST दोनों, तो उसी चीज की बात ये कर रहे हैं कि हमें इसको बढ़ाना चाहिए। नाउ के बिहार के केस में ऐसा हुआ कि बिहार में जो एक्सपीरियंस हुआ है, तो पेमेंट डिले तो है ही, साथ ही साथ ऐसा भी हो गया कि उनको काम मांगो अभियान चलाना पड़ा मिनिस्ट्री को, ड्यू टू डिक्लाइन डिमांड ऑफ वर्क अंडर नरेगा। तो अब देखिए, अगर ये तो काम मांगने वाला कैंपेन है, पर अगर ये पैसा ना मिले तो ये लोग काम कर पाएंगे, ये भी एक सवाल है ना। उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री बिकॉज फंड्स टू ऑनर डिमांड फॉर नॉट रिलीज टू स्टेट इन टाइम, और जो पैसा स्टेट्स को नहीं मिलता उससे समस्या क्रिएट होती है। तो इस चीज को यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं कि काम मांगो अभियान को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि लोगों को काम मिले और फिर पैसे का जो डिसबर्समेंट है वो भी टाइम पे हो। उसके साथ नरेगा चौथा बता रहे हैं कि मेक डिस्कशन ऑन एनी प्रपोज रिफॉर्म पार्टिसिपेटरी, मतलब जो भी रिफॉर्म आप करें पहले लोगों से कंसल्ट करें। जैसे आपने अटेंडेंस की बात करी, जो भी आप परिवर्तन नरेगा स्कीम में करते हैं पहले उसमें पार्टिसिपेशन लेना जरूरी है, क्योंकि ये रूरल एरिया के लिए है। लोग इतने टैक्स हैवी होते हैं या नहीं होते हैं, पहले भी ये बात उठ चुकी है कि अगर आप टैक्स हैवी हर चीज कर दोगे तो लोग नहीं कर पाएंगे। और ज्यादातर नरेगा में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, किसी के पास स्मार्टफोन है नहीं है, कोई लोग कुछ केसेस तो ऐसे हैं जहाँ महिलाएं एक दुकान में काम करती हैं और बचे हुए टाइम पे नरेगा में आके काम करती हैं। तो अगर आप अटेंडेंस पूरे दिन की ले लोगे तो वो बाकी जो बचा हुआ काम चाहे दुकान पे करती है कोई और काम करती है वो कैसे कर पाएंगी। तो ये सब चीजें आपको तब पता चलेंगी जब आप पब्लिक अकाउंटेबिलिटी में आओगे, जब लोगों को आप अकाउंटेबल बनाओगे, लोगों से पार्टिसिपेटरी अप्रोच लोगे, उनकी ओपिनियन लोगे। Now, state government have played a pivotal role in the success and failure of नरेगा। वो ये आर्टिकल बार बार ये चीज कह रहा है कि सेंटर पे सब कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी आगे आके अपने हाथ में हाथ जोड़ के या आगे बढ़ करके सबको हेल्प करना चाहिए। और साथ ही साथ एनी प्रपोज रिफॉर्म मस्ट बी टेबल्ड इन स्टेट असेंबलीज इन एडिशन टू पार्लियामेंट अलॉन्ग विद ब्रिंगिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स यूनियंस एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन द डिस्कशन। और SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को साथ ही साथ और जो ऐसे पार्टिसिपेटिव ग्रुप्स या कम्युनिटीज हैं उनकी बातों को समझते हुए, सिविल सोसाइटी ग्रुप है, यूनियन है, इनको दिमाग में रखते हुए पार्लियामेंट में चीजों को टेबल करना चाहिए कि ये सब चीजें हैं, और फिर आपको इस पॉलिसी में या सॉरी स्कीम में चेंजेस लाने चाहिए। ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथ वो कुछ रिफॉर्म्स बता रहे हैं इसमें कि रिफॉर्म में सबसे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म तो यही है कि आप लोगों को अकाउंटेबल बनाइए। स्टेट लेवल पे आप लोगों में अवेयरनेस हो, जो SC ST की जो कवरेज है उसको आप अकाउंटेबल बनाइए, ताकि लोग काम मांगे और बदले में आप उन्हें पैसा दे सकें। द फिफ्थ, इट इज द टाइम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स एन अर्नेस्ट सिस्टम अटेम्प्ट टू मैप द इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ इट्स रिफॉर्म। और ये समय है इंडिया के लिए, पांचवा रिफॉर्म बढ़िया रिफॉर्म है कि ये समय है कि आप अपने रिफॉर्म्स का आउटपुट फीडबैक भी लीजिए कि एक्चुअली जो आप रिफॉर्म करते हो नरेगा में, स्पेशली पुअरर स्टेट्स में जहां पे पैसा आप नहीं दे पा रहे, लोग काम भी नहीं मांग रहे, उन स्टेट्स में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। जिन स्टेट्स में पैसा ऑलरेडी है उनकी बात तो छोड़ो, पर इसका मतलब नरेगा में डिफरेंशिएशन है, कुछ स्टेट्स में पैसा ज्यादा है, कुछ स्टेट्स में पैसा नहीं है। ये भी सवाल उठता है यहाँ पे, मतलब कुछ स्टेट्स को पैसा है, उनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, और अगर आ रहा है तो उसको वो कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं कि वहां के लोग अच्छी तरीके से फल फूल रहे हैं, स्पेशली नरेगा स्कीम में। slew of reforms, the majority are focused on centralized such as electronic fund management system, geotagging of assets and national mobility monitoring system। ये सारी चीजें हैं, इनके ऊपर वो कह रहे हैं ये बहुत सारे रिफॉर्म्स हैं, इनका फीडबैक लेने के साथ साथ आपका फोकस होना चाहिए। मेजॉरिटी है फोकस ऑन सेंट्रलाइजेशन सच एज हर चीज को आपने सेंट्रलाइजेशन कर रखा है, लेकिन स्टेट लेवल पे अगर आप इस चीज को एनहांस करें और लोगों के आउटपुट लें, सॉरी इनपुट लें, जैसे ऐप फेल हो गई, ऐप ने काम नहीं किया, जियो टैगिंग काम नहीं कर रहा, तो जो काम ऑलरेडी कर रहा है उसका पंचिंग नहीं हुई अटेंडेंस की, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में देंगे तो ये जो टॉप डाउन रिफॉर्म है ना, ऊपर से नीचे आने वाला रिफॉर्म है, इसको आप डाउन टॉप करके आप चीजों को सुधार सकते हैं। दो तरह की अप्रोच होती है, याद रखिएगा, एक तो टॉप ऊपर से आकर नीचे तक, और एक होती है नीचे से ऊपर जाने। दो अप्रोच होती है, टॉप डाउन, सॉरी टॉप बॉटम और बॉटम अप। इसको लिखा टॉप डाउन है, लेकिन कहते हैं टॉप बॉटम और बॉटम अप। मतलब जो टॉप डाउन टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है वो सेंटर से आई और नीचे जाके नीचे गई या नहीं गई उसका कोई चेक नहीं है, लेकिन जो बॉटम से अप होती है वो उसका जो शुरुआत ही पार्टिसिपेशन से होती है और एंड में जाके टॉप वाले को पता चलता है कि हमको क्या काम करना है। तो यही कह रहे हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी के साथ टॉप डाउन रिफॉर्म की जगह अगर आप डिजाइन चेंज कर दें और बॉटम अप अप्रोच की तरफ जाएं तो नरेगा से बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। तो ये था हमारा लास्ट आर्टिकल। आई होप ये आपके लिए सेशन इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आज के आर्टिकल से आपको बेनिफिट होगा। अगर हाँ तो सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मिलेंगे आपसे डेली न्यूज एनालिसिस में कुछ देर के बाद, तब तक तैयारी करते रहिए।